हम योगहार की सभी सदस्यों को पुनः सुप्रभात। और आज हमारी योग शिक्षिका जी ने बहुत अच्छा योग अभ्यास करवाया और साथ में बहुत सारी टिप्स हमें दी स्वस्थ रहने की। जैसे कि हमारे आदरणीय सभी सदस्यों को ये ज्ञात ही है और इसमें जुड़ते आ रहे हैं कि आज हमारा 621वां योग आहार का दिवस है। योग और आहार, योग हम सुबह करते हैं और उसके बाद आहार पे चर्चा होती है, आहार के विविध विषयों पर चर्चा होती है। 621 दिन से लगातार हम बीज, भोजन, स्वास्थ्य, खेती और भी कई अलग अलग विषयों पर हमेशा चर्चा करते हैं। और जो अनुभवी किसान हैं उनसे हम सीखते हैं, और जो नए किसान हैं या फिर नए किसानों से भी कुछ सीखने को मिलता है। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और एक विविध विषयों का, कृषि के विविध विषयों का ये मंच है जिसमें जैविक और प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं। और जैविक और प्राकृतिक खेती की बात की जाए और खेती की बात की जाए, अगर बीजों की बात न की जाए, क्योंकि बीजों की बात हमने कई बार कई सत्रों में अलग अलग विद्वान किसानों के माध्यम से विभिन्न तरह की वार्ताएं आई कि कैसे हम बीजों को बचाएं, कैसे जैविक खेती को आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बीज बचाओ आंदोलन को एक तरह से कहें कि जन्म दिया है। बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरणा आज हमारे योगाहार के मंच पर उपस्थित हैं और उनका नाम है श्री विजय जड़धारी जी। श्री विजय जड़धारी जी उत्तराखंड के जड़धारी गांव से हैं। जब हम उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं और ऋषिकेश से आगे गंगोत्री मार्ग पर चलते हैं तो हेवल घाटी आती है चंबा से पहले, और हेवल घाटी में ही उनका गांव है। वहीं से इस बीज बचाओ आंदोलन का जन्म हुआ और बीज बचाओ आंदोलन की कई शाखाएं बाद में अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ी, भारतवर्ष में फैली। लेकिन 1980 के दशक में जिस व्यक्ति ने, जिस किसान ने बीज बचाओ आंदोलन को आगे बढ़ाया, हर्ष का विषय है कि आज आप हमारे साथ योगाहार के मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आदरणीय श्री विजय जरधारी जी से निवेदन है कि कृपया वो अपना माइक खोलें और कैमरा खोलें, और साथ में आपने ये आंदोलन कैसे बढ़ाया, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, ये प्रेरणा बीज बचाओ, जबकि आज हम बीटी कॉटन, बीटी बीजों की बात करते हैं, जीएम बीजों की बात करते हैं, लेकिन फिर भी किसान जगत चिंतित है, वैज्ञानिक जगत चिंतित है कि हम अपने देसी बीजों को कैसे बचा सकते हैं। तो 1980 के दशक में ये प्रेरणा आपको कैसे जागी, और आज जब आप देखते हैं, भारत भर का भ्रमण करते हैं, भारत भर के किसानों से मिलते हैं, तो कैसे आपको क्या अनुभूति होती है? क्योंकि बीजों पे तो हमने बहुत चर्चा की है, हमने बीज बचाए भी हैं, लेकिन ये जो आत्मा है बीज बचाओ आंदोलन की, ये कैसे आगे बढ़ रही है? तो आदरणीय 7 बजकर 25 मिनट या 30 मिनट तक आप अपनी वार्ता रखेंगे। उसके बाद हमारे आदरणीय सदस्य आपसे वार्तालाप करेंगे, और संभव हो तो आप बीच में जैसे आपने बताया कि आपका जो बीज बैंक थोड़ा दूर पे है, लेकिन पास में अगर कुछ बीज हों तो उनको भी लाइव दिखाने का कष्ट करेंगे। तो आदरणीय आपसे निवेदन है कि अपनी वार्ता इस योगाहार के मंच पे रखिएगा। जी, सबको नमस्कार। धन्यवाद सेमाल जी, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। मैं तहे दिल से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं प्रणेता जैसा कुछ नहीं, मैं गांव का एक छोटा किसान हूँ। जैसे आपने बताया, एक हमारा गांव दरघार गांव है, और मैं छोटा किसान तो हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मैं चिपको आंदोलन का कार्यकर्ता रहा 1970 के दशक में। और इस आंदोलन की, चिपको आंदोलन के लिए हमें हिमवल घाटी से चिपको आंदोलन की एक नई दिशा मिली थी, क्योंकि चिपको आंदोलन पहले रोजगार की बात करता था कि रोजगार के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा जंगल का कटान हम लोग भी करेंगे। लेकिन 1970
77-78 में हेमल घाटी से एक नया दर्शन निकला। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यानी जंगल की देन लिसा लकड़ी और व्यापार नहीं, जंगल की देन मिट्टी है, पानी है, हवा है। तो 80 के दशक, 80 की शुरुआत में 1981 तक चिपको आंदोलन पूरी तरह से सफल हो गया और हरे पेड़ों का व्यापारिक कटान 1000 मीटर से अधिक हिमालय रेंज में बंद हो गया। तो फिर मैं तो बहुत तब युवा कार्यकर्ता था, छोटा कार्यकर्ता था। हमारे वरिष्ठ सुंदरलाल बोगना जी के साथ और जो हमारे और भीम सिंह नेगी जी थे, हमारे और साथी थे, विदिशा बहन है, हमारी कुंवर प्रसून थे, उन सब लोगों के साथ हम मिलके काम करते थे। लेकिन मैं जब गांव आया तो फिर अपने पिताजी के साथ खेती करने लगा। और खेती करने लगा तो जो नए बीज काल आ रहे थे हरित क्रांति के, उनके साथ फ्री में जो है बीज आ रहे थे, खाद आ रही थी, और बीमारियां लगी तो कीटनाशक भी आ रहे थे। तो जब शुरू शुरू में उनका इस्तेमाल किया तो देखा कि जहाँ 1 बोरा होता था वहाँ 1.5 बोरा हो रहा है, फिर और ज्यादा भी हो रहा है धान में, गेहूं में खासकर। तो मुझे लगा कि बीज तो एक साल देख लिए, लेकिन अगले साल रासायनिक खाद नहीं डालनी है। तो रासायनिक खाद नहीं डाली तो पहले साल तो बहुत अच्छी उपज हुई, दूसरे साल उपज घट गई। और फिर जब उपज घट गई, थोड़ा घटी, तो हमने कहा अब खाद कतई नहीं देनी है, रासायनिक खाद नहीं डालनी है। तो अगले 2-3 फसलों के बाद वो और कम हो गया। तो तब लगा, पिताजी से बात की। मेरे पिताजी बहुत ही एक तरह से उन्होंने स्कूल देखा नहीं था, लेकिन खेती के एक तरफ से मास्टर थे, तो वो उस हिसाब से बाद में मैंने महसूस किया जब मैं चिपको आंदोलन की पाठशाला से, सुंदरलाल बोगना जी की पाठशाला से खेती में आया, तो देखा कि उनसे बोला, अरे उन्होंने कहा पहले तो बहुत तरह के बीज होते थे, जब से नए बीज आए ये पुराने बीज जो हैं लापता हो गए हैं। तो हमने कहा कहाँ चले गए होंगे वो बीज? उन्होंने कहा पता नहीं, ढूंढो कहीं मिल जाए बीज। तो बस मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब जो एक मिट्टी पानी और हवा की बात थी, और जो ये था कि ये रासायनिक खाद हमारी मिट्टी को नशेबाज बना रही है, हमारी फसलों को शराबी की तरह नशेबाज बना रही है। तो मैं बीजों की तलाश में लग गया और देखा कि दूरस्थ के क्षेत्र में जहाँ आज का कृषि वैज्ञानिक नहीं पहुंचा था, वहां पहुंचा और एक एक मुट्ठी बीज लेके उगाने का प्रयास किया। तो कई तरह के बीज मैंने इकट्ठे किए शुरुआत में। और फिर जब 2-3 साल तक ये काम करने लगा तो फिर जो चिपको आंदोलन के और साथी थे, सबको मैंने बताया कि अब बीजों की ये जो हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं बीज लापता हो गए, उनको ढूंढना है। तो बस तब यहीं से जो है चिपको की बाद जो है बीज बचाओ आंदोलन की यात्रा शुरू हुई। फिर एक और बात उस समय हो रही थी कि सोयाबीन लाया जा रहा था, और सोयाबीन को फ्री, वही जो मैं कह रहा था कि फ्री में बीज, फ्री में खाद, सब कुछ है। सारे साइंटिस्ट हमारे नजदीक तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का रानी चौरी में एक परिसर था, वो लोग सारा करते थे। तो सोयाबीन में भी वही, पहले साल सोयाबीन दिया उन्होंने, लोगों ने सोयाबीन लगाया और सोयाबीन बिक गया। तो सोयाबीन बिक गया तो अगले साल ज्यादा लोगों ने सोयाबीन लगाया, तो फिर बिकना मुश्किल हो गया। फिर ऐसे ही गांव वालों के साथ चर्चा हम लोगों ने करी कि ये बीज जो है सोयाबीन एक तरह से जो इसमें जो है ये, एक तो जो हमारी 12 नाजा की फसल होती थी, मंडुआ होता था, झंगोरा होता था, और बड़े बड़े धान होते थे, गेहूं होते थे, तो उन्हें हमारे लिए भी मिलता था और हमारे पशु के लिए मिलता था चारा। तो जब महिलाओं के बीच चर्चा करी, महिलाओं ने गढ़वाली कहावत कही, अपना आलू बाजार बेचा,
और बिराना आलू थोपड़ा छचा। यानी अपनी चीज उगा के बाजार में बेच दो, और फिर जैसे आलू का तो एक उदाहरण है, खराब चीज लाके अपना मुंह, अपना थोपड़ा मैंने मुंह को खराब करे। तो बस ये भी आया, तब ध्यान में आया कि नहीं, एकल खेती सोयाबीन जैसी नहीं चाहिए, बल्कि ये मंडुआ झंगोरा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये ये जो शुरुआत है, बहुत कम बीजों से हम लोगों ने शुरुआत की थी, और फिर चिपको की पूरी टीम ने इसको बीज बचाओ आंदोलन नाम देकर हम लोगों ने इस अभियान को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम किया। मैं सच बता दूं, मेरे पिताजी, मैंने बताया भी कि एक बिल्कुल स्कूल देखा ही नहीं था उन्होंने, लेकिन चित्र के मास्टर थे। जब हल लगाते थे तो हल लगाते समय अगर पत्थर लग गया तो पहले पत्थर निकालने का काम करेंगे, बैलों को खड़ा करके। तो वो और कहते थे वो, ये सभी धानी मिल जान दो पर माटू नहीं मिल सकती। यानी मिट्टी को इतना महत्व देते थे कि दुनिया में सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगी, लेकिन मिट्टी जैसी अनमोल चीज नहीं मिलेगी। और मेरे तब मेरे ध्यान में आई कि मेरी एक बार क्या हुआ, रासायनिक खाद का, मेरी माँ ये थोड़ा सा रासायनिक खाद लाई, और कहा कि इससे उपज बढ़ती है। जब मैं बहुत छोटा था, तो मैंने क्या किया कि टमाटर के पौधे लगाए और उनमें थोड़ा थोड़ा सीधे जो है वो डीएपी जैसी खाद थी, वो डाल दी। तो देखा कि पौधा सूख गया। तो मेरे दिमाग में तब ये बात आई, जब मिट्टी पानी और हवा वाली बातें तब नहीं आई थी मेरे दिमाग में, तब याद आया कि ये खाद हमारे लिए कितनी खराब है। और ये बीज, जो नए बीज आ रहे हैं, हमारे बीजों को लुप्त कर रहे हैं, और हमें जो है बाहर के बीजों पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो ये एक तरह से हमारा मूल वो था। तो इस हम सारे चिपको आंदोलन के साथियों ने मिलके फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किया, और अपने आसपास हो गया। फिर प्रदेश में पदयात्राएं निकाली, युवा लोगों को साथ लिया। 1998-99 में हम लोगों ने फिर, हमारे युवा साथी रघु भाई, राजेंद्र ने जी और दूसरे और साथियों ने मिलके दिल्ली के 10 कार वो दिल्ली के कल्पवृक्ष से साथियों ने मिलके अस्कोट से आराकोट तक एक पैदल यात्रा निकाली, और उन बीजों को फिर ढूंढने का काम किया, उनको डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, और उन बीजों को फिर अपने क्षेत्रों में उगा के बांटने का काम किया। और मुख्यतः सोयाबीन रोकने का काम किया। हमने कहा एकल खेती नहीं चाहिए, हमें 12 नाजा की मिश्रित खेती चाहिए। तो हम एक तरह से कामयाब आगे बढ़ते गए, और पूरे प्रदेश से लेके फिर देश में हम लोगों ने इन बीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप ये देखिए कि आ, 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 पहाड़ की अगर हम बात करेंगे, तो पहाड़ एक जमाने में बहुत संपन्नता के शिखर पर थे। अगर पिछली सदी की बात करेंगे, और पिछली सदी की बात करेंगे, इतिहास में दर्ज है कि केवल पहाड़ में हम बाहर से क्या, केवल लूण लाते थे, थोड़ा गुड़ लाते थे और कपड़ा लाते थे, बाद बाकी सारी संपन्नता के पहाड़ थे। और ये बहुत संपन्न थे। हम अनाज के मामले में, घी दूध के मामले में, खेती का जो रिश्ता था, खेती, पशुपालन और जंगल, 3 चीजों के कारण पहाड़ बहुत संपन्नता के शिखर पर थे। तो मैंने एक तरह से इस काम को आगे मिशन के तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया। एक और मैं बात बता दूं, हम इस आंदोलन में, जैसे चिपको आंदोलन में नाम दिया था, एक कवि हुए हैं घनश्याम सैलानी। चिपको में सबका नाम आता है, लेकिन घनश्याम सैलानी को बहुत, शायद आप लोगों ने भी कहीं सुना ही नहीं होगा कि घनश्याम सैलानी कौन है। लेकिन चिपको शब्द देने वाले वही थे। उन्होंने एक गीत लिखा था, खड़ा उठा भाई बंधु सब इकट्ठा होला, सरकारी नीति से जंगलू बचौला,
ठेकेदारी पर थासी जंगलों का तेजे, बुरा गया समकाल बरखा हटेगी। अब देखिए, उन्होंने आह्वान किया था, चिपका डालों पर अब न काटें जा, जंगलों की संपत्ति अब न लुटें जा। तो चिप को शब्द देने वाले वही थे, और वही कवि थे जो हमारे मन में बस गए, और बीज बचाओ आंदोलन को हमारे मन में बस के, और फिर जो हमने बीज बचाओ आंदोलन की बात करी और लोगों के बीच गए, यानी किसानों के बीच गए, तो हम सीधे अगर ये बात लेके जाते कि ये बीज आ, आ, हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, हमारे पर निर्भर बना रहे हैं, तो शायद लोग महसूस नहीं करते। रासायनिक खाद को भले ही लोग समझते थे कि रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव जब हम बताते थे तो लोग सीधा समझ जाते थे रासायनिक खादें खराब हैं और बीज भी हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, देर से समझे। लेकिन सैलानी जी का जो गीत था, जो उन्होंने गढ़वाल का गौरव करके लिखा था, उन्होंने गाया था, हर चिकख गढ़वाल को वो कोदू कंडाली, कोल दफा बण्या रंदा थाजेन गढ़वाली। अरे मोल था बा मोर पक्या, डाला झक्का छोरू झुक्या, कना दिन था तबारी, कुछ भी नहीं थे दुख बीमारी, का फल किन गोड़ खाई, जोन राली राली, हर चिकख गढ़वाल को वो कोदू कंडाली। तो आ, इस गीत का आशय ये है कि पहाड़ का वो मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी, तीना और दूसरे पारंपरिक जो बीज होते थे, वो कहाँ खो गए हैं, जिन्हें खा के पहाड़ के लोग भर हुआ करते थे, मजबूती कद काठे के होते थे, इतने चिकने टुकड़े होते थे कि उन्हें किसी तरह की बीमारियां नहीं लगती थी। जैसे आजकल कोरोना के समय भी ये आया कि जो पहाड़ के लोग हैं, वो उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधी शक्ति बहुत तकड़ी है। तो ये गीत लोगों के उसमें समाया और हमारे मन में भी समाया, और हम लोगों ने ये काम आगे बढ़ाने का काम किया। और मुख्यतः मिश्रित खेती पर भी हमने केंद्रित किया कि 12 ना जाए। अब आप कहेंगे, आप गीत मैंने संक्षेप में आपको सुनाया क्योंकि आप लोग सभी गढ़वाली जानने वाले नहीं हैं, कुछ इतने दुक्के लोग होंगे। लेकिन जो आंदोलन को फैलाने का एक तरीका है, वो हमारा लोकगीत भी एक माध्यम रहा। मतलब आ, एक और जो मिट्टी की मैं बात कर रहा था, मैं समय कम है। मिट्टी, बीज, बीज एक ऐसी चीज है जो कुदरत की अनमोल विरासत है। और बीज में संक्षेप में मैं आपको बता दूं, छोटे से बीज में बड़ा पौधा, बड़ा पौधा छिपा हुआ है। पीपल का पेड़ कितना बड़ा विशाल वृक्ष है, लेकिन अगर उस बीज को देखेंगे और उसका संसार देखेंगे, तो एक छोटा सा बीज जो है दिखाई नहीं देता है। और जब पक्षी उसको खाते हैं, कहीं बीट करते हैं, और जब वो जन्म लेता है तो उस विशाल वृक्ष निकलता है। और एक छोटे से वृक्ष में जो जो बीज की बात मैं करा, आप एक राजमा का बीज है, राजमा का बीज भी अगर आप दो दल करें, दो दलहन है, वो दोनों अलग अलग करेंगे, तो उसमें पौधा सोया हुआ रहता है। यानी उसमें पत्तियां भी, छोटी छोटी पत्तियां भी होंगी, जड़ें भी होंगी, और जब हम मिट्टी में डालेंगे उसे, तो वो बीज के रूप में जन्म लेगा। तो बीज दुनिया में सबसे अनमोल चीज है, जिसका कोई मूल्य नहीं। और मिट्टी, मिट्टी को लोगों ने कहा कोई चीज सस्ती बिक रही है, तो हम कह देते हैं, अरे मिट्टी के भाव बिक रहा है, या पानी के भाव बिक रहा है। लेकिन सब मिट्टी दुनिया की सबसे अनमोल, मिट्टी भी बीज की तरह सबसे अनमोल विरासत है, जिस पर सारी धरती के लिए, हमारे लिए खान पान की फसलें, हमारे सांस लेने के लिए पेड़ पौधे। लेकिन हम लोगों ने उसे गौण समझा। हमारे बहुत अच्छे गाने वाले भी
हमारे देश के रहे, एक दिन मिट जाएगा माटी की मूल। उन्होंने लोगों से सीखा कि माटी का कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए गीत ने भी जन्म लिया। लेकिन सच देखा जाए तो सबसे अनमोल चीज मिट्टी है। और मिट्टी ये एक सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने किसान भाई हैं तो उन्होंने अध्ययन भी किया होगा, देखते भी हैं कि अगर हम सूक्ष्म दर्शी से देखें तो एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों करोड़ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन हम रासायनिक खाद, कीटनाशक और दूसरी चीजें डालकर उनको नष्ट कर देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात हमने सीखी। दूसरे में एक और बात मैं आपको बता दूं, आज हम आ, वो बना रहे हैं, आज क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या मोटे अनाज वर्ष। मोटा अनाज, कहा मोटा अनाज। हम तो पौष्टिक अनाज भूलते आए हैं, और आज से 25-30 साल पहले जब हमने कहा इनको पौष्टिक अनाज कहिए और मिश्रित खेती को बढ़ावा दीजिए, तो सारे वैज्ञानिक हम पर हंसते थे और हमें विकास विरोधी बोलते थे। कहते थे कि अरे ये कोदा झंगोरा कोई खाने की चीज है, ये जिसको आप मिलेट बोलते हैं, ये कोई खाने की चीज है इंसान के लिए। लेकिन आज उसी को बोल रहे हैं मोटा अनाज। क्यों कहा गया? क्योंकि गांव का आदमी उसे खाता था, और गांव का आदमी गंवार हो गया, और फिर उसे खाने वाला उनका जो मुख्य खाना था वो मोटा झोटा खाना हो गया। जो मंडुआ झंगोरा जो कौड़ी खाते थे तो उनका मोटा झोटा खाना हो गया। लेकिन आज हमें खुशी है कि जिस तरह हमारे आंदोलन को विकास विरोधी बोला जाता था, और इन अनाजों की एक तरह से उपेक्षा होती थी कि ये गांव वालों का खाना है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन अनाजों को, जिन्हें मोटे अनाज कहा गया और जो देखने में सबसे बारीक हैं, लेकिन पोषण में गेहूं चावल से 10-20 गुना से लेके 100 गुना से भी ज्यादा पौष्टिक हैं, और जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये जो मोटे अनाज और जो 12 अनाजा का कंसेप्ट था उस समय, जब हम कहते थे, आज देश की सरकारें और हमारी पूरा दुनिया की सरकारें इसको समझ रही हैं। ये हमें मुझे तो बहुत खुशी होती है जब एक समय ऐसा था जब हमें दुत्कारा जाता था, और अब हमारी फसलों को इतना महत्व मिल रहा है। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, या बीज बचाओ आंदोलन अकेला नहीं, बल्कि देश में इन्हें बचाने के लिए हम लोगों ने मिलेट नेटवर्क ऑफ इंडिया भी बनाया। तो इसे बीज बचाओ आंदोलन की यात्रा शुरुआत जब हुई थी तो हम कम लोग थे, लेकिन जब देश में शुरुआत में एक तरह से बहुत छोटे छोटे संगठन ही इस पर काम करते थे, अगर 30 साल पहले की बात करेंगे। लेकिन हम मैं पूरे देश में सभी राज्यों में लगभग घूमा, और विदेश में जाने का मौका भी मुझे मिला बीज बचाओ आंदोलन के संदेश को लेके। साउथ अफ्रीका मैं गया जब वर्ल्ड पार्क कांग्रेस हुई 2003 में। उससे पहले नेपाल, और नेपाल गया, फिर ब्रसेल्स गया पश्चिम के देश, फिर जर्मनी गया मैं इसी वर्ष के लिए, मलेशिया। और इस तरह मतलब वो कोशिश की हमने कि एक संदेश दुनिया में जाए कि हमारे एक तो जो बारहनाजा की खेती है, जो हमारा मंडुआ झंगोरा, और जो पारंपरिक बीज हैं, चाहे धान में हो चाहे गेहूं में हो, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे खान पान का आप अगर देखेंगे तो आ, पहाड़ दरअसल क्या कहेंगे कि जो गढ़वाल शब्द है
वो 52 गढ़ों को लेके बना हुआ है। पहले 52 गढ़ होते थे, तो उसी से गढ़वाल शब्द पड़ा, और उनमें गढ़पति होते थे। वीर भड़कू देश, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, जो यहाँ के आ, लोग कवि हैं, एक तरह से यहाँ के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकारों में हैं। उन्होंने गाया, वीर भड़ों को देश, 52 गढ़ों को देश। तो भड़ भी वो भड़ कैसे हुए? देखिए, भड़ इतने बलवान होते थे, जितना वजन आज एक क्रेन उठाती है या जेसीबी उठाता है, उतना तक वजन जो है आदमी उठा लेता था। उनको भड़ कहते थे। तो उनको ये ताकत कहाँ से मिली? यहाँ के मंडुआ से, झंगोरा से, कौड़ी से, और यहाँ के जो प्राकृतिक खान पान है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ की जो हवा है, उससे उन लोगों को ये ताकत मिली। तो खान पान का हम लोगों ने, इन जिन अनाजों की बात मैं कर रहा था, मंडुआ, झंगोरा, इनको बिल्कुल हंसे पर हम लोगों ने भी, जब बाहर की सफेद चावल और सफेद रोटी, जो मैक्सिकन जो गेहूं, जो 1970 के दशक, 60-70 के दशक में आया था, देखा, और लोगों ने कहा शहर की सभ्यता तो बहुत बढ़िया है, सफेद रोटी खाने को और भात खाने को है। तो हम लोग भी, पहाड़ के लोग भी, थोड़ा छिपा के खाते थे। खाते जरूर थे और खेती भी करते थे, लेकिन छिपा के खाते थे। और पहाड़ के खेती और खान पान को आगे बढ़ाने का काम किया। और 2015-16 में जो खान पान का एक बड़ा उत्सव राज्य स्तरीय हुआ, तो उसमें बीज बचाओ आंदोलन के जो हमारे किसान थे, उनको प्रथम अवार्ड भी मिला। तो इस तरह मतलब हम लोगों को मान्यताएं सरकारी स्तर पर 2012 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी मुझे मिला। लेकिन मैं, ये सारे जो पुरस्कार सम्मान हम लोगों को मिलते हैं, ये सम्मान अकेले मेरे नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये उन किसानों के हैं, जिन्होंने सदियों से खेती और ज्ञान हम लोगों ने को दिया। हमने तो सिर्फ उसके संरक्षण का काम किया। बारनाजा की खेती, मैंने थोड़ी कहा कि बारनाजा की खेती करो। हमने केवल ये कहा कि बारनाजा की खेती पर आज की हरित क्रांति का खतरा आ रहा है, इसे हमें रोकना है। तो इस तरह मतलब हम लोग लगातार लगातार खेती और पशुपालन, यहाँ के पशुपालन, यहाँ के जंगलों को बचाने का काम। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, पूरे देश में, दुनिया में वृक्षारोपण का खूब हवा होता है। हमारे देश में तो हर साल कितना वृक्षारोपण होता है। अगर उतने वृक्ष बच जाएं, तो हमारी धरती तो स्वर्ग हो जाए। लेकिन सच माने जाए, तो मैं ये मानता हूँ, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 6 से 8 वर्ग किलोमीटर पर। वहाँ एक बार 1980 से पहले वो जंगल खत्म हो गया था, कुछ नहीं दिखाई देता था, इक्के दुक्के पेड़ दिखाई देते थे। तो चिपको आंदोलन की प्रेरणा से जंगल बचाने का भी काम किया, क्योंकि जंगल में भी कई तरह का खान पान हम लोगों को मिलता है। काफल मिलता है, हिंसर है, किनगोड़ है, बमोर है, तमाम तरह के फल हर सीजन में, बुरांस है, इतने तरह के फल मिलते हैं कि आप यहाँ के लोग ही जान सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट भी किया है, मैंने एक किताब भी लिखी है, उत्तराखंड के प्राकृतिक खाद्य प्रजातियां। 130 तरह का डॉक्यूमेंटेशन किया है मैंने। तो वहाँ जब जंगल खत्म हो गया, तो एक वन सुरक्षा समिति हम लोगों ने बनाई, और उस वन सुरक्षा समिति ने, गांव के लोगों ने जो संरक्षण का काम किया, आज वहाँ करोड़ों करोड़ पेड़ हैं, और इतना घना जंगल हो गया है, बांस बुरांस काफल पिंगोर का, कि सूरज की किरण भी धरती पर कई कई जगह नहीं पहुंचती है। तो कुदरत खुद करती है। लोग कहते हैं पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं, लेकिन खेत कभी बंजर नहीं होते हैं, धरती माता कभी बंजर नहीं होती है। वो तो फिलिंग द गैप्स वाला सिस्टम है। धरती कभी बंजर नहीं होती है, वो अपने अनुरूप
सारी चीजें अपना बदन ढकने के लिए सब लेके आती है। और इसी का उदाहरण हमारे गांव का जंगल है कि प्रकृति अपने आप लेके आई वहाँ। पुराने पेड़ों खूंटों जो कट गए थे उन पर नया बांज का पेड़ आ गया, काफल का आ गया, और पशु पक्षी उन्होंने मदद की तो एक जंगल फिर हरा भरा हो गया। तो खेती ऐसे होनी चाहिए जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो। एक कोरोना काल में एक शब्द और प्रधानमंत्री जी ने कहा, लोकल, लोकल फॉर वोकल। लोग यानी लोकल, हम भी पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। जिस तरह हमारा बांज का पेड़ उगता है, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, हमारे आसपास काफल है तो हमें उसे खाना चाहिए। हमारे पास पास झंगोरा होता है, हमारे आसपास अगर क्या कहते हैं कि कंडाली होती है, हम उस कंडाली जो बिच्छू घास है जिसे देख के एक अगर हमारे हाथ में लग जाए बिच्छू घास, तो 24 घंटे से ज्यादा समय तक हमारे बदन पर झंझनाहट रहेगी। लेकिन उसी बिच्छू घास का साग अगर हम खाएं, जैसे पहाड़ में सर्दियों में लोग कंडाली खाते हैं, तो वो हमारे लिए अमृत के समान है। वो हमारे लिए ऐसा है, एक तरह से जैसे सीजन का वैक्सीन है। एक तरह से 1 साल तक हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो हम ये मानते हैं कि हमारे जो खान पान है, हमारा हमारा मंडुआ है, झोरा है, हमारा कौड़ी है, तीना है, हमारे जो अ, लाल चावल है, लाल चावल जो की प्रजातियां हैं, कई 10-15 प्रजातियां तो मैंने आइडेंटिफाई की हैं। ऐसी चीजें अगर हमें मिल जाती हैं तो ये हमारे लिए कई तरह के चावल हैं जो मतलब कम उत्पादन देते हैं लेकिन दवा का काम करते हैं। कई चावल ऐसे हैं जो बीज कम उत्पादन देते हैं लेकिन वो सूखा सहन करने की क्षमता है, ओला सहन करने की क्षमता है, किसी को जो है शुगर नहीं खाता है। तो प्रकृति का जो पहाड़ों का ज्ञान है, जो लोगों का अपना सिलेक्शन है खेती करने का, वो बिल्कुल बहुत ही कीमती है, बहुत ही पारंपरिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो हम बीजों की जो विरासत है, मैं कहता हूं कि आप कुछ न करें, थोड़ा सा भी हर एक नागरिक, हर एक 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 बीज बचाने का काम कर ले तो हमारी विरासत वापस लौट सकती है। और बीज कहीं ना कहीं छिपे हैं, भले भले ही हमारे अधिकांश बीज जो है दूसरे जीन बैंकों में, चाहे फिलीपींस चले गए हों, बाहर चले गए हों, लेकिन आज भी अगर हर एक अपने खाने के लिए कुछ पैदा करे और एक बीज का जिम्मा ले ले तो हमारी ये विरासत वापस लौट सकती है। हमारे पास अभी आप कहेंगे कि राजमा की दो कितनी प्रजातियां होती हैं, लेकिन राजमा की हम लोगों ने 200 से भी अधिक प्रजातियां, 220-30 प्रजातियां इकट्ठी कर ली हैं जिनको हम उगाते भी हैं। एक दाल नौरंगी की दाल होती है, नौरंगी की अगर आप बात करेंगे तो नौरंगी कभी कही होगी लोगों ने, लेकिन आप ये देखेंगे कि नौरंगी की भी 25-30 प्रजातियां हम लोगों ने इकट्ठी की हैं। तो इस तरह मतलब हर एक उसका धान का भी हम लोगों ने किया है। धान का 300 से भी ज्यादा अधिक प्रजातियों का एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है। गेहूं का 25-30 प्रजातियों का किया है, झंगोरे के 7-8 प्रजातियों का हम लोगों ने किया है। तो जितने भी बीज हैं जो कुदरत के दिए हुए हैं, हमें मुझे तो बहुत आनंद आता है जब किसी पौधे के पास चले जाएं, छोटे पौधे में जब वो जीवन ले रहा है और जब वो बढ़ता है तो बहुत बड़ी ताकत, मुझे तो उस पौधे से बहुत बड़ी ताकत मिलती है। और बहुत कभी अगर टेंशन हो जाए तो जंगल में चले जाएं, पौधों के पास चले जाएं जो अपने बोए हुए पौधे हैं, तो बहुत ज्यादा हम लोगों को एक तरह से जिस तरह खाने की ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, उसी तरह पौधों से हम लोगों को ये ऊर्जा मिलती है। तो शायद समय ज्यादा हो रहा है, मैं ज्यादा बोल गया हूँ। तो आप
आप लोगों को मेरी बात कैसे लगी आप देखिए। और जो आप लोगों के सवाल हैं, जवाब हैं, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हम अपने रास्ते से चल रहे हैं, हमारी इच्छा है ये इस लक्ष्य पर हम पहुंचना है, तो निश्चित तौर पर इंसान उस लक्ष्य की पर पहुंच ही जाता है। मतलब कभी आ, कोई बात अन्यथा हो जाए, लेकिन लक्ष्य पर पहुंच ही जाता है। जी जी। सिमाल जी जी। आदरणीय, जी आदरणीय, आपने बहुत सुंदर बीज बचाओ आंदोलन की जन्म से लेकर और अभी तक की प्रासंगिकता पे बात की। वो वास्तव में जिन बीजों को मोटा कहा गया वो कितने महीन थे, लेकिन ऊर्जा में कितने बड़े हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस वर्ष को और यूएनओ के साथ मिलकर के मिलेट वर्ष घोषित किया है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बात को और भी हम सुनना चाहेंगे, ऐसा समय कहता है। लेकिन अगर मैं ये भी कहूँ कि इस कार्यक्रम के बीच बीच में जब हो सके तो आप एक पुराना आंदोलन का गीत भी आप बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा हरिद्वार पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ हमारे श्री पवन सर जी हैं, वो आपसे वार्ता करेंगे। उनको जी सादर आमंत्रण करते हैं। जी। जी। जी पवन जी। जी धन्यवाद दिनेश जी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि विजय जरधारी जी, आपका बहुत अभिनंदन है। मैं भी धन्यवाद। उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मैंने भी पर्वतीय क्षेत्रों में कई वर्षों तक सरकार के साथ और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर के काम किया। आपसे जी भी मेरी जी मुलाकात हुई है। और आज आप इस मंच पर आए हैं और इस मंच के माध्यम से आपने आपने जो अनुभव साझा किए बीच जी के जी संबंध में, आपकी जो जर्नी रही है बहुत ही प्रेरणादायक रही है। हमारे लिए भी बहुत प्रेरणादायक रही थी कि हम जब भी हिला यहाँ की घाटी के बारे में, जहाँ पर आपने कार्य शुरू किया, वहाँ के जी बारे में जब चर्चा होती थी, बातचीत होती थी, तो हमें भी प्रेरणा मिलती थी और हम भी उस तरह से कुछ अपने आप को कुछ नया करने के लिए हम प्रेरित होते थे। तो ये सब कार्य हमारा आज जो हम प्राकृतिक और जैविक खेती का जो कार्य अब पूरे देश में एक लहर सी उठ रही है और इसमें हमारे बहुत सारे आज जो साथी जुड़े हुए हैं, किसान भी जुड़े हुए हैं, वो सब इसमें जी मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारा ये जो आपस में आदान प्रदान है, जो एक दूसरे से सीखने की हमारी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति बनी हुई जी है इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये हमें जी आगे ले जाएगी और जी हम अपने कार्य को और अच्छी तरह से कर पाएंगे। और जी इस मंच के माध्यम से बहुत सारे हमारे जब साथी आते हैं, तो वो अपने अनुभव के साथ साथ कुछ न कुछ नया हमें ले जाते हैं और नया जब बातें आती हैं तो फिर हम उसको अपने जीवन में, अपने कार्यों में उतारने का प्रयास करते हैं। यही हमारी प्रेरणा रहती है, इसी से हम मोटिवेट होते हैं, इसी से हम ऊर्जा जी मिलती है। और जी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत सारी चीजें आज बताई। आज आपने गढ़वाली गीत भी गाए और साथ ही आज हमारे जो इससे पहले योग शिक्षिका थी, उन्होंने भी मराठी में अपने बातें की। तो हमारी यह केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं, बल्कि भाषा का भी आदान प्रदान इस मंच के माध्यम से हो रहा है। और हम जी सब लोग एक दूसरे को सीखने समझने का इस माध्यम से प्रयास लगातार करते रहते हैं। मैं आज प्रवास में हूँ, अभी दिल्ली जा रहे हैं हम लोग, रास्ते में पहुंचने वाले हैं। सवेरे से जी ही ये चल गए थे तो डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। और लेकिन फिर भी आपके आपके साथ जुड़ते हुए बहुत सारे हमारे साथियों को प्रश्न होंगे कि इस जो आपकी यात्रा रही है और उसमें जी अब जो हमें काम के लिए जो ठोस चीजें हम कर सकते हैं संभवतः, उसके ऊपर भी हमें मंथन विचार करने की जरूरत है। पहले भी बहुत सारे हमारे बीच से संबंधित हमारे किसान आकर के उन्होंने भी अपने वक्तव्य दिए, अपनी बात कही है। तो हम बीज के परंपरागत बीज जो है उसको हम कार्य करते हुए हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो आज का मंच सभी के लिए खुला है और ये मंच स्वैच्छिक मंच है। इस मंच के माध्यम से हम सब लोग
एक दूसरे को जानकारी देते हुए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो इतना कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। और मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, आप मध्य प्रदेश से हैं और राज्य प्रभार देखते हैं, तो कृपया इस वार्ता को आगे बढ़ाएगा। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और आदरणीय हमारे पवन सर जी जैसा कि दिशा देते हैं, उन्होंने दिशा दी, और मैं आज के चीफ गेस्ट महोदय को इनके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं। और ऐसे ही महान पुरुष जो इस माँ धरती माता के लाल जिनको हम कहते हैं, वो वही हैं जो आज चिंता कर रहे हैं। देसी बीज बचाओ आंदोलन, आपने कहा चिपको आंदोलन, ये विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन चले जिनकी वजह से आज हमारे कुछ देसी बीज बच पाए हैं। और आप सबसे प्रेरणा लेकर के यह कार्यक्रम जो चल रहा है, पुरानी परंपरा, ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा को योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय संस्कृति, शिक्षा की कैसे रक्षा हो सकती है, कैसे पुनः स्थापित किया जा सकता है, इस विभिन्न गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सदन में विभिन्न हमारे भाई बहन उपस्थित हैं जिनको आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय से चर्चा करना है, कोई संवाद करना है, तो सादर आमंत्रित हैं। जैसा कि आदरणीय पवन सर जी ने कहा, दिनेश जी ने, कि कोई भी अपनी बात रख सकता है, चर्चा कर सकता है, तो मंच खुला है। अगर कोई बात करना चाहते हैं तो अपन हेड रीच कर लें और या अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। जब बीच की चर्चा होती है हमारी बहन जी, बोलिए, स्वागत है आपका। शायद आप अनम्यूट हुई हैं। हमारे बीच में बीज बचाओ, हाँ ओम ओम जी बीज बचाओ आंदोलन के आवाज आती है ना? ओम जी आ रही है बहन जी। हाँ, बीज बचाओ आंदोलन के भीष्माचार्य हमारे आज के मार्गदर्शक आदरणीय जी, आपको सादर प्रणाम। आपने जो पहला गीत गाया गढ़वाली भाषा में तो बहुत मधुर था और प्रेरणादायी भी लगा। जल, मिट्टी, बीज जीवन के जो ये आधार है, ये सच्चा विचार आपने आज सबको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पौधे पेड़ों के पास जाओ, हमारी सब थकान टेंशन दूर करने वाली ये संजीवनी है, ये हमें बहुत ऊर्जा देने वाली है। ये भी विचार मुझे सही लगे क्योंकि ये अनुभव मैं हर रोज करती हूँ। और इनको सबसे ज्यादा हम जो प्यार करेंगे तो ही ये धरती माँ बचेगी। और ये विचार हम सब जैसे एक दिए से दूसरा दिया लगता है, इसी प्रकार ये जो दीपक जलाने का काम है वो हम करेंगे। और जल, मिट्टी, बीज और ये पेड़ पौधों, उनसे लोगों को प्यार बढ़ाने का काम करेंगे तो ये सृष्टि निश्चित बचेगी। आपका जो काम है, आपका जो मार्गदर्शन है, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। ओम, धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में सदन में आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वह भी हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो डॉक्टर किशोर दुबे जी तक। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, बहुत अच्छी आज की चर्चा रही और बहुत अच्छा योग की कक्षा भी रही। हमारे जो आज के मुख्य वक्ता है, उन्होंने जो बहुत सारी बातें कही तो निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और उन्होंने जो किस तरह से आंदोलन खड़ा किया और चलाया और उसको आगे बढ़ाया, इसके बारे में जो बातें कही है निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायी है। तो मैं तो हमारे मुख्य अतिथि जी से फिर से एक निवेदन करूंगा कि आपने इसकी जो शुरुआत की, कितने लोगों से की, कितने गांवों से की, कितनी संख्या से की, यह थोड़ा विस्तारित रूप से आप बताइए। मैं इसलिए यह आपको विनती करता हूँ क्योंकि कई बुद्धिजीवी लोगों को बाकी चर्चाएं तो आती है, एकेडमिक पार्ट आता है, लेकिन जन आंदोलन खड़ा कैसा करना,
कितने लोगों से करना, कैसे करना, इसके बारे में शायद ही जानकारी होती है। तो इसको धरातल से आपने कितने लोगों से शुरू किया, कैसे किया, कितने गांव तक किया, क्या क्या पहलू आपने अपनाए, क्या क्या मेथोडोलॉजी आपने अपनाई, इसके बारे में थोड़ा सविस्तर वर्णन यदि आप बताते हो तो निश्चित रूप से बाकी हम सबके लिए वह प्रेरणा होगा, क्योंकि आजकल तो डिजिटल जमाना है, लेकिन उस समय में वो तो बहुत ही और भी मेहनती काम होगा। तो इसके बारे में आप बताएं, यही में भी है। धन्यवाद। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारा कोई एनजीओ नहीं है और ऐसा नेटवर्क भी नहीं है कि इतने गांव में हम लोगों ने कोई क्या हो नेटवर्क जैसा। लेकिन जो शुरुआत हमने करीब हेवल घाटी के 20-25 गांव से ये मुहिम शुरू की थी कि हमें जो अपना पारंपरिक खेती है, पारंपरिक खेती में जो उगने वाले बीज हैं, जो हमारा बारनाजा है, ये बचना चाहिए हमारा। तो फिर जब यहाँ से अच्छा लोगों ने इसको ये इसलिए बचना चाहिए कि ये हमारी खान पान की संस्कृति भी है, हमारे हाथ में है, हमें किसी तरह की लागत इस खेती पर नहीं लगानी पड़ती है और किसी तरह की बीमारियां भी इन फसलों पर नहीं आती हैं। इसलिए हमें इन बीजों को बचाने का काम करना चाहिए। फिर हम लोग ऐसा नहीं कि हर एक गांव में गए हों, लेकिन जो इस तरह के मैंने बताया कि हम लोगों ने उत्तराखंड के एक छोर से अस्कोट, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिले का आखिरी गांव है और आराकोट हिमाचल जिले का हिमाचल जिले से उत्तरकाशी जिले का आखिरी गांव है, हिमाचल से लगा हुआ। तो हम लोगों ने एक मैसेज देने का काम किया और उन कुछ एनजीओ हैं उन लोगों से मिलने का काम किया कि इस संदेश को और इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। गांव को भी एक संदेश दिया, कुछ पढ़ने लिखने से लेके, पंपलेट से लेके, किताबें छापने से लेके मैंने 7-8 किताबें इस संदर्भ में लिखी हैं। बारनाजा लिखी है, उत्तराखंड में पौष्टिक खान पान लिखी है। फिर हमने सरकारों से को भी दिया, चाहे भारत सरकार की जब किसान नीति बन रही थी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हालांकि वही सारा गड़बड़ करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने को जब किसान नीति बनाने का जिम्मा दिया गया तो हमने वो उन तक भी अपनी बात पहुंचाई है, राज्य सरकार तक भी अपनी बात समय समय पर पहुंचाते रहे। तो हमारी बात मतलब एनजीओ को जब हमने कहा तो कई एनजीओ ने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए, उन्होंने पैसा लेके ये अच्छा काम किया। चाहे उन्होंने प्रोजेक्ट ही लिया, हमें नहीं कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट ना बने, उन लोगों ने भी किया, फिर सरकारों ने भी किया। और जो संस्कृति कर्मी है, जैसे हमारे यहाँ ये एक कम्युनिटी रेडियो है, हेवलवाणी सामुदायिक रेडियो, चंबा में उसका ऑफिस है और चंबा से वो केंद्र भी है उनका, तो वहाँ से चलाते हैं। तो उन लोगों ने भी इस गढ़वाली में, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, चाहे वार्ता के माध्यम से हो और चर्चा के माध्यम से हो, उन लोगों ने भी एक तरह से इसको आगे बढ़ाया। छोटी छोटी पैदल 2 बार हम लोग यात्रा कर चुके हैं, अस्कोट से आराकोट और आराकोट से अस्कोट तक। तो देश की जितनी और संस्थाएं हैं अलग अलग इलाकों में लोगों ने हमें बुलाया एज ट्रेनिंग के लिए। खेती विरासत मिशन है पंजाब में, उन लोगों ने 15-20 साल पहले हम लोगों को वहाँ बुलाया, बीच बीच में भी बुलाते रहते हैं। फिर राष्ट्रीय स्तर पर खान पान के उत्सव हुए। इस तरह मतलब जो लोग हम जैसे लोग काम कर रहे हों या संस्था से
प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हों, जहाँ भी लोगों ने बुलाया हम लोग गए और अपनी बात समझाई। उन लोगों ने फिर अपने हिसाब से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इसमें इसी तरह का प्रोजेक्ट बेस्ड छोटी छोटी मदद लोगों ने हमें की, छोटी छोटी मान्यताएं स्टेट स्तर पर से लेके केंद्र स्तर तक छोटी छोटी मान्यताएं हमें देते गए। तो ये काम सिर्फ हमने नहीं, बल्कि अब पतंजलि कितना बड़ा काम कर रही है, सब हम सब जानते हैं, लोग जानते हैं कि उन्होंने इस तरह से खान योग योग सिर्फ योग नहीं, लेकिन योग के साथ ही उन्होंने खान पान को जोड़ के, पारंपरिक ज्ञान को जोड़ के बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। तो लोग अपने अपने हिसाब से करते गए। जी, अगर धन्यवाद जी, धन्यवाद जी जी। आदरणीय कुमार बब्बन जी। ओम। इस मंच पर सभी पार्टिसिपेंट में मेरा नमन वंदन। और आज जो हमारे चीफ गेस्ट ने अपनी वार्ता कर रहे, हम लोग से लेकर चर्चा की, बहुत अच्छा और बहुत अच्छी लगी। और जो चीज है बहुत अच्छा चर्चा करके रखे हैं। कुछ अपनी समस्या भी है और लोगों किसानों की समस्या है। हमारे यहाँ मैं विधायक बोल रहा हूँ, और यहाँ के लोग किसान लोग कहते हैं कि जो अपनी बीज है वह कम उत्पादन कर पाता है, और दूसरे जगह के बीज, पंजाब से, हरियाणा से, अदर स्टेट के बीज को लाकर खेतों में डालते हैं और कहते हैं कि उत्पादन ज्यादा होगा। महोदय से मैं जानना चाहता हूँ क्या सच्चाई है। ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है कि जिस वातावरण में बीज उत्पन्न होता है उसको लगाया जाए उस खेत में, जरा उसका बढ़िया उत्पादन होगा। लेकिन मैक्सिमम किसान अपने बीज न उगाते हुए दूसरे मिट्टी, दूसरे राज्य की मिट्टी है, इसमें बताएं। जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी सादर आमंत्रित हैं, बात रखें। जी ओम। सदन को नमन और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भी सादर प्रणाम। सर, आपने जो बात बताई है कि मिट्टी अमूल्य है, ये बात बिल्कुल बहुत ही हमें कल जब हम एक प्रशिक्षण कर रहे थे उसमें भी यह बात आई है। और जिस समय उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चल रहा था, उसी समय होशंगाबाद में जो है मिट्टी बचाओ अभियान चल रहा था, जो तपा बांध के कारण नहर के द्वारा जो दलदलीकरण हो रहा था, उस पर यहाँ पर मिट्टी बचाओ आंदोलन चला है। और मुझे भी चिपको आंदोलन से जुड़ने का एक मौका मिला। मैं 10 दिन के शिविर में चमोली के पास एक गांव में गया था, तो ये आपने याद दिलाई। और उस समय अनुपम मिश्र जो है पर्यावरणविद, तो गांधी नीति में काम करते थे, उनके माध्यम से हम होशंगाबाद, उस समय होशंगाबाद थे, आज नर्मदापुरम है, यहाँ से वहां जाते थे और वहां के मित्र यहाँ आते थे। होशंगाबाद में नेटाया ग्राम में रुकते थे और 5-5 दिन का शिविर होता था। कल जब हमारी एक मीटिंग हो रही थी तो मिट्टी के संबंध में एक प्रशिक्षण में ये बताया गया कि जो हम रसायन खाद डाल रहे हैं इसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है, परंतु जो हम पानी दे रहे हैं, धान में जो पानी देते हैं, गेहूं में जो 4-4 पानी देते हैं, इसके माध्यम से भी जो है एक नमक की जो है एक परत बन रही है, और वो हमारे आगे भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी। तो इस पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है कि ऑर्गेनिक तत्व जमीन में जाना बहुत जरूरी है। यदि ऑर्गेनिक तत्व नहीं जाएंगे तो जमीन जो है वो कड़ी से कड़ी होते जाएगी। इस पर कल हम लोगों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने निराकरण भी बताया है कि जो जमीन में चीजें पड़ी हुई है उसमें उन कठोरता को केवल
सूक्ष्म जीव भी कम कर सकते हैं, क्योंकि जो वहां पर पड़ा हुआ जो फास्फेट है उसको ऐसे जो सूक्ष्म जीव है वो उनको पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो उसमें उन्होंने ट्राइकोडर्मा का बहुत अहम रोल बताया। 10 लोगों ने एक प्रशिक्षण लिया है और ट्राइकोडर्मा जो है मिट्टी को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी ओम। सदन को पुनः निमन। नहीं, जी के पास लेके चलता हूँ। आदरणीय शरद वर्मा जी उपस्थित हैं सदन में। मैं चाहूंगा आदरणीय शरद वर्मा जी आए और शायद उनके पास हमारे आदरणीय संतोष चौहान जी हों डॉक्टर साहब, तो आप संवाद करने का कष्ट करें। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो चर्चा चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से कैसे कैसे कितनी कठिनाइयों से ये सब किया होगा। आज मेरे यहाँ पे संतोष सर हैं, चौहान सर, तो अभी वो तैयार हो रहे हैं और मैं उनको अभी थोड़ी देर बाद आपसे रूबरू कराऊंगा। और कल उन्होंने प्रशिक्षण दिया था हमारे यहाँ। मेहरा साहब के निर्देशन में 10 लोगों ने प्रशिक्षण लिया ट्राइकोडर्मा बनाने का और अपनी जमीन की जो बिगड़ती हालत है उसको सुधारने के लिए। तो मैं अभी वो तैयार हो रहे हैं, फिर उनको रूबरू कराता हूँ। जी सर। ओम जी धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित हैं, वो आए अपनी बात रखें। आदरणीय दिनेश जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आदरणीय जी डॉक्टर वीर सिंह सर उपस्थित हैं, योगहार के हमारे सदस्य हैं और आपसे निवेदन है कि वो भी अपनी बात रखें। वो बीज बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन के एक प्रहरी रहे हैं डॉक्टर वीर सिंह सर, अगर आवाज वहां तक पहुंच रही हो। आदरणीय वीर सिंह सर को सादर आमंत्रित करता है सदन, आप आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। शायद आदरणीय वीर सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जब तक आवाज वहां तक। जी जी आदरणीय बने सिंह जी आप सादर आमंत्रित। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आज के मुख्य अतिथि जी बता रहे हैं देसी बीज बचाओ आंदोलन, तो मैं मुख्य अतिथि से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास कौन कौन से देसी बीज उपलब्ध है वो जानकारी बताएं थोड़ा। जी हमारे पास जितने भी बीज हैं सब देसी हैं। अगर आप कहेंगे कि जो हमारे पौष्टिक अनाज है जिसे मोटा अनाज कहा गया, पौष्टिक अनाजों में मंडवा के हैं कुछ प्रजातियां, झंगोरा जिसे बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, और कंगनी कौड़ी जिसको बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट की हैं। गेहूं की कुछ प्रजातियां हैं, धान की भी है। मतलब ऐसा दालों में हर तरह की दाल की है, चाहे राजमा हो, मतलब बहुत तरह के जितना भी है हमारे पास सब देसी बीज हैं। और हम लोग ज्यादा नहीं किसी को देते हैं, हम लोग मुट्ठी भर से ज्यादा या उससे भी कुछ बीज कम कम देते हैं। और हम कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, एक बीज में हजारों हजार बीज देने की क्षमता है। अगर हम एक बीज भी उगा 2-3 बीज एक बार डाल दें और उगाएं तो अगले साल हमारे पास कितने बीज होंगे आप देख सकते हैं। तो हर तरह के बीज हैं मान्यवर। मेरा एक सुझाव है मुख्य अतिथि जी आप लोगों से कि सब्जियों का बीज देसी अगर हो तो सब्जियों का बीज से शुरुआत करें अपन, तो उससे ज्यादा सफलता मिलेगी अपन को। जी धीरे धीरे परिवर्तन सब्जियों के बीज से ज्यादा। सब्जियों में हमारे पास जो एक लौकी की पुरानी प्रजाति है, तुमड़ी बोलते हैं उसको,
वो है। और जो तोरई जो है, गोजड़ी बोलते हैं पहाड़ में, गोजड़ी की प्रजातियां हैं। और खीरा की भी हैं, लेकिन खीरा मैंने जो ककड़ी है हमारी पहाड़ की, काकड़ी ककड़ी बोलते हैं, वो केवल पहाड़ में ही हो सकता है, मैदान में नहीं हो सकता है। और करेले की है, करेला मीठा करेला तो पहाड़ में ही होता है, लेकिन जो करेला है कड़वा वाला, वो उसकी प्रजातियां हैं। और गोभी, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, ये तो है नहीं हमारे यहाँ ना, लोग लगाते हैं लेकिन सब हाइब्रिड ही लगाते हैं। मिर्ची की प्रजातियां हैं जो देसी प्रजातियां हैं मिर्ची की। और धनिया, मसाले में धनिया की प्रजातियां हैं जो देसी हैं, छोटा वाला धनिया। और सब्जियों में और क्या है, आलू जो तोमड़ी आलू है पहाड़ का। प्याज की प्रजातियां हैं कुछ, लेकिन प्याज की लगभग थोड़ा मिक्स ही हो गई हैं, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन तोमड़ी आलू जो पहाड़ का तोमड़ी आलू है, सफेद आलू है, आलू की कुछ प्रजातियां हैं, मतलब जो अभी पहाड़ में बची हुई है। यही है खासकर टमाटर में, चेरी टमाटर की 3-4 प्रजातियां हैं। जो चेरी टमाटर है, छोटा वाला टमाटर, जो अपने आप होता है, हमें बोना भी नहीं पड़ता, हर साल अपने आप आ जाता है, अपने आप गिरता है, अपने आप आ जाता है। और जो आप जानते हैं पौष्टिकता में कितना महत्वपूर्ण है, कितना अधिक पौष्टिक तत्व उसमें विटामिन सी और जो टमाटर में पाए जाते हैं, खूब पाया जाता है। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद। दिनेश सर से मेरा सुझाव है, ग्रुप में मुख्य अतिथि का नंबर शेयर कर दें। जी जरूर, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय मुख्य अतिथि जी का नंबर ग्रुप में शेयर कर देंगे। आदरणीय गणेश सिंह जी ने बोला है। मैं, अगर आदरणीय वीर सिंह साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सदन आपको आमंत्रित करता है कि आप आए और अपनी बात सदन में रखें, सदन को मार्गदर्शन दें। अगर आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं, आदरणीय हमारे रघुवीर सिंह रावत जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से बात करने का प्रयास करें। ओम, सदन को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी काफी उत्तराखंड में काफी जाने पहचाने, बहुत सभी लोग जानते हैं। बीज संरक्षण, जो पारंपरिक बीज है, जो हमारा देसी बीज है, उसको संरक्षण और संवर्धन करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम कहें कि बीज संरक्षण में वो मतलब पहले आदमी हैं जो उत्तराखंड में जिन्होंने किया है, और उसके बाद बहुत लोग इसमें आगे आए और वो काफी आगे तक पॉपुलर भी हुए। लेकिन आप अपना काम बहुत तन्मयता से करते रहे और पिछले 30-40 सालों से आप कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत, क्योंकि ये एक आंदोलन आपने जो खड़ा किया, उससे प्रेरणा लेके बहुत लोगों ने किया। उत्तराखंड में नहीं, बाहर भी बहुत लोग प्रेरित हुए इससे, और फिर अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एनजीओ भी स्थापित हुए। और लोगों ने अभी भी बहुत अच्छे, मतलब काफी ये संदेश आपका जो एक गांव से निकला बहुत अच्छी तरह फैला, और इससे काफी प्रेरणा पूरे भारत को मिली। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इतने तरह के बीज तो आपके पास हैं, और क्या ये आपके पास हैं, आप किस तरह से इसका मतलब संवर्धन करते हैं? क्योंकि आलू या कोई भी बीज तभी वो रखा जा सकता है जब उसको निरंतर रूप से बोया जाना चाहिए। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? आप खुद अपने बगीचे में या अपने खेत में करते हैं इसका संवर्धन, या फिर आपने एक ग्रुप बनाया है, या किस तरह से इसका संवर्धन करते हैं? इसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो सबको ज्ञान मिलेगा कि कैसे इतनी प्रजातियों का संवर्धन किया जा सकता है। और यही मेरी आपसे
व्यस्त है। जी 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 जी। असल में ये थोड़ा एक बात मैं आपको बता दूं कि इतने सारे जो बीज हैं, मैं खुद किसान हूँ, कुछ तो मेरा मतलब मिशन है, कुछ मेरा अपना एक क्या कहते हैं शौक भी है कि बीजों को नए नए बीज लाके उगाने हैं। तो काफी तरह के बीज मैं खुद उगा लेता हूँ, दालों में खास करके दालों का, क्योंकि वो नॉर्मल कम, उसमें भी अगर हम नारंगी की एक बेल बोलते हैं तो उसको कुछ बेल नुमा है, कुछ छोटी वाली है, तो वो आराम से हो जाती है। तो दालों की तो अधिकांश प्रजातियां, मतलब 200-250 प्रजातियां का हम अकेले कर लेते हैं। लेकिन जो और किसान हैं, जो उगाने वाले जो किसान हैं, उनको भी हम बीज बांटने का काम करते हैं। और धान की जहाँ तक बात है, 300 से ज्यादा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, लेकिन ये हमें मालूम है कि किस घाटी में कौन सा है, लेकिन सारा हम लोग नहीं कर पाते हैं धान का। शुरू में बहुत सारा किया हमने, लेकिन अब ज्यादा नहीं कर पाते हैं। गेहूं का भी कुछ प्रजातियों का हम लोग करते हैं। और जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा थोड़ा करते हैं, जैसे कौड़ी को हम लोग करते हैं लेकिन बीज के लिए, चीना को करते हैं तो बीज के लिए और थोड़ा बांटने के लिए करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि बीज का भी एक ज्ञान है लोगों के पास। अगर एक ही बीज को हम लगातार एक खेत में उगाएंगे तो गढ़वाली में एक कहावत है, बीज खजेगी, यानी बीज खराब हो गया। तो लोग क्या करते हैं कि जो पुराना ज्ञान था लोगों का, अदला बदली करना। मेरे खेत से अगर किसान के दूसरे इलाके में, दूसरे गांव में या दूसरे किसान के पास वो बीज चला गया तो बीज सुधर जाता है और फिर घूम के मेरे पास आ जाएगा, तो एक नया ताकत उस बीज को मिल जाती है। तो बीजों की अदला बदली भी हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं। देश भर से भी कई लोग जो मंगाते हैं, या देश भर में जो अभी मैसूर में एक बड़ा मेला हुआ था, 100 से भी अधिक किसान संगठन उसमें आए थे। तो वहाँ भी हम लोगों ने बीजों को, मतलब वहाँ से भी कुछ लेके आए। पर पहाड़ का बीज अक्सर कुछ चीजें मैदान में हो जाती हैं, लेकिन मैदान की चीजें पहाड़ में होनी थोड़ा मुश्किल होती है। तो हम इस तरह करते हैं बीजों। जी जी मेरा एक सवाल ये भी है कि नॉर्मली ये एक मैसेज किसानों के पास, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग हाइब्रिड की तरफ ज्यादा भागते हैं, और इसलिए भागते हैं क्योंकि हाइब्रिड का उत्पादन अधिक है। देसी बीज जो हमारा है वो उत्पादन में कमजोर है, ये सभी जानते हैं। तो इसके संवर्धन में, ताकि इसका उत्पादन बढ़े, इस दिशा में भी कुछ काम हुआ है कि इसका उत्पादन बढ़े, इसके इसको मतलब एक मतलब आज की जो समाज है, वो जो किसान वर्ग है वो ये चाहता है कि क्योंकि जो किसानी पर जो आधारित लोग हैं, जो किसान हैं, जो जिनको खेती पर से ही उनकी आजीविका है, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो खेती से अधिक उत्पादन लें और या फिर अधिक से अधिक प्रॉफिट लें। तो क्या ये संभव है कि हम देसी बीजों का उपयोग करके खेती से एक अपनी आजीविका चला सकें? इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल चला सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, मैं आज भी दावे से कहता हूँ और उगा के भी दिखाता हूँ। कुछ प्रजातियां आज भी ऐसी हैं जो हाइब्रिड के बराबर उपज देने में सक्षम है। मतलब धान में एक प्रजाति थापा चीनी है, तो उसकी पैदावार पता नहीं उसमें कौन सा जीन है, भगवान ने क्या दिया है, और कहाँ से थापा चीनी क्या पता, वो चीन से भी आई हो पहले तो। इस तरह से प्रजातियां और बीज आई हैं एक देश से दूसरे देश,
बीजों का भी कोई अपना देश नहीं होता है हमारे उसकी तरह, जैसे पंछियों का नहीं होता, पक्षियों का नहीं होता। तो वो थप्पाचीनी प्रजाति इतनी सरवाइव है कि उसको किसी तरह की बीमारियां नहीं लगती हैं और वो हाइब्रिड के बराबर उपज देने में सक्षम है। दूसरे में मैं एक और बात बता दूं कि अभी नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है हमारे देश में, बहुत अच्छी बात है नेचुरल फार्मिंग। और मैं तो सिर्फ जो नेचुरल फार्मिंग के तरीके हैं उस पर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही है, लेकिन मैं इसको भी पारंपरिक जो खेती है हमारी, जैसे बारनाजा होता है, मंडवा झंगोरा, जिन खेतों में आज तक रासायनिक खाद नहीं दी थी, वो भी एक तरह से पूरा नेचुरल फार्मिंग है। और नेचुरल फार्मिंग में बीज भी नेचुरल होना चाहिए, ये नहीं कि हम आप जैसे बोल रहे हैं। तो कई बीज ऐसे हैं, पर वही चीज है। देखिए मैं एक उदाहरण दूं आपको, पहाड़ का उदाहरण है, मैदान का भी हो सकता है, कि अगर हम पौधे के उसकी कितना उसे खाना चाहिए पौधे को, ये नहीं कि हमें पौधे के लिए खाना, कुछ जीवाणु तो देते हैं लेकिन उन जीवाणु के लिए भी खाना, वो जीवाणु कैसे आएंगे, केंचुआ आएगा तो केंचुए को खाना, मतलब कुछ तो वो कुदरती करेगा, लेकिन अगर हमें केंचुए को भी खाना देते हैं तो पहले क्या करते थे, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। आप पहाड़ में लोग जहाँ आज तो हम वॉश बेसिन में बर्तन धोते हैं और उसमें कितने तो वो जो धोने का साबुन है, क्या कुछ बोलते हैं उसको, याद मुझे नहीं आ रहा, मैं बिम बार से धोते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे लोग, राख या मिट्टी से धोते थे। और आप भी देखिए जहां पर बर्तन धोते थे, वो जो राख से धोया हुआ बर्तन या और बर्तन में जो काला कार्बन हो जाता था, जिसे हम पहाड़ में मसला कहते थे, कोयले से या लकड़ी से होता था, वो भी उसके साथ बह के जाता था और वो जमा होता था। और वहां पर अगर एक पौधा कोई आ जाए, माना एक गेहूं का आ जाए, एक टमाटर का आ जाए, एक कोई सब्जी का आ जाए, तो आप भी देखिए उस पौधे में इतना ट्रिलिंग होता था, इतने, हम पहाड़ में कहते हैं बुर्दा, इतना बुर्दा माने ट्रिलिंग ज्यादा होता था, 20-25 तक पिलर मैंने देखे हैं, मतलब गेहूं में भी। और इतनी उपज उसमें, आप भी देखिए वो पौधा बहुत स्वस्थ। दो दो तरह के पौधे होते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं जो अपने आप आ जाता है, कोई भी चीज, लौकी का बीज आ जाए, उसका आ जाए, जो कुदरती तौर पर आता है, तो उसको, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही जी जी आ रही। तो उसको कहते थे कि लम्यारू, एक आलू का अपने आप उग जाए उस स्थान पर। कोई भी चीज जो अपने आप आती है, पता नहीं, मैं सीख लेता हूँ, उसको पहाड़ में कहते थे लम्यारा, यानी अपने आप आने वाला। तो उसमें देखिए पैदावार हाइब्रिड से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम जो धरती के जीवाणु हैं या मिट्टी को जो पोषक तत्व हैं, अगर इतना देते हैं और वो कुदरती तौर पर देते हैं, इतना दीजिए आप, तो देखिए उपज हाइब्रिड से भी बिल्कुल बहुत ज्यादा होगी और मिट्टी भी हमेशा हमारी स्वस्थ रहेगी। थोड़ा पर प्रयोग कीजिए आप, जैसे मैं राख की बात कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं होगा? जी, ध्यान भट जी गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। और आदरणीय विनय कुमार जी, डॉक्टर विनय कुमार जी हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। हेलो हेलो जी सर, आपकी बात आ रही है। नमस्कार। ये जो कह रहे हैं, अभी आप लोग बात कर रहे थे बीज की, देसी जो बीज हैं, जो पहले अपनी ट्रेडिशनल वैरायटियां थी या जो यूनिवर्सिटी वाले बीज थे, अब वो बहुत अच्छी पैदावार देते हैं, मगर दुकान वाले चूंकि प्रॉफिट नहीं होता है, कंपनियों का जो अपना एक पूरा चक्र है, वो उपलब्धता ही नहीं हो रही है। सबसे बड़ी समस्या अभी जैसे जो आप बात कर रहे हैं, बीज संरक्षित भी है जिसका,
वो बीज कहीं पहुंच नहीं रहा, हम लोगों के पास पहुंचता ही नहीं। आदमी जब बीज ढूंढ रहा तो उन बीज की दुकानों में बीज गायब हो गया। पहले जैसे सारा बीज था, वो पंतनगर का बीज था या जो यूनिवर्सिटियों का बीज था, वही बीज हर दुकान पे रहता था। अब आप ढूंढेंगे तो सब रिसर्च रिसर्च करके बीज मिलेगा, कोई वैरायटी वो नहीं मिलेगी। जबकि उनकी पैदावार मैं देखा था हाइब्रिड से बहुत अच्छा। और उनका एक प्रोपोगंडा है कंपनियों का, वो प्रोपोगंडा करती कि मेरी 8 कुंटल पैदा हो रही, 10 कुंटल पैदा हो रही। वास्तविकता उससे कुछ जी इतर होती है। तो मैं ये जूते एक का बहुत मैं बड़ी। वही बताता हूँ। ये लड़का है ना, जो ये लड़का जी, जो यहाँ पर है लड़का, ये तो है, तो पैदावार होती है, इसी ये बात दिला नहीं देगा जो मालूम है? बात हो रही। उसको खाली मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, न पहुंच रहा लोगों के पास। आसपास जो पैदा कर रहे हैं, संरक्षित किए हैं, वो वहीं तक सीमित हो जा रहा है। उसकी उपलब्धता बहुत बड़ी समस्या है, दुकान वाले नहीं बेच रहे हैं। जी, हेलो। जी और कैसे आदरणीय। कैसे भी अगर जुड़ के इसका मल्टीप्लिकेशन हो, तो सरकारी तौर पे ही अगर कहीं जैसे जो हो रहा है, इसमें चल रहा है, मोटे अनाज की योजना चल रही, जो आपके यहाँ संरक्षित बीज है, इसको पंतनगर यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाए और वहां से मल्टीप्लाई करके और उसको किसानों की पहुंच जाए वैरायटियां, तो अच्छी बात है। जी, हाँ, ये आजकल फेसबुक के माध्यम से या फिर कोई अन्य माध्यम से भी ये उपलब्ध किया, जो लोग जैसे माननीय जरदारी जी इस तरह से। और दूसरा मेरा मानना है कि फ्री में नहीं देना चाहिए बीज। इसका कुछ अच्छा इसका मतलब जो बीज इतने सालों से आपने संरक्षित किए हैं, संवर्धन किया है, इस बीज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कोई किसान लेना चाहे तो कैसे आप भेज सकते हैं, इस बारे में भी थोड़ा बताइए प्लीज। जी हाँ हाँ, हेलो। हाँ, जो बीज अगर हम कुछ अब मंगाना चाहे तो किस तरह से मंगाए? नहीं, बीज हम थोड़ा थोड़ा भेजते हैं लोगों को। एक बिहार में एक 94 उम्र के एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं, नाम क्या है, वो उन्होंने कहा मैं अपने जमाने में मैंने जो है तोर तोर होती है ना, तोर पिजन पी, तो वो तोर जो है उसकी खुशबू होती थी, जब पकता था तो उसकी खुशबू आती थी। लेकिन अब जो नया हाइब्रिड आ गया, दूसरा आ गया, तो वो कहीं उसमें खुशबू ही नहीं होती वो। तो मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, मैंने पा ली वो तो। बताइए, वो जिंदा है, यार फोन करते हैं कई बार। तो ऐसा मुझे लगता है कि बीज का कीमत तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गांव में देते हैं तो तब तो कोई कीमत नहीं, वो अदला बदली कर ली हमने। लेकिन और फ्री की चीज का लोग ज्यादा वो भी नहीं करते हैं, तो लोग देते हैं ना, हम नॉमिनल जो भी है, कुछ तो होना ही चाहिए उसका। लेकिन एक और, मैं यूनिवर्सिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छा काम अब तक नहीं किया, लेकिन अब कुछ दिशा मिल रही है कि वो अच्छा काम भी करेंगी। पर यूनिवर्सिटी में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, जैसे अब डॉक्टर वीर सिंह जी का नाम आप ले रहे हैं, और वो बोलने वाले थे लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। वो बीज बचाओ आंदोलन जब हमने शुरू किया तो अकेले साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका भी बहुत विरोध होता था। वो कहते थे अरे यार, कहाँ बात कर रहे हो, तो मंडवा झंगोरा की, ये लोग तो मंडवा झंगोरा की बात करते हैं। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी में, या जब वो यहाँ रहे या पर्वतीय परिसर रानी चौरी में, तो अकेले साइंटिस्ट से, और उनको लड़ना पड़ता था उस समय उनके साथ कि नहीं ये बात सही है। लेकिन उन्हें भी जबरदस्ती वो दे देते थे कि नहीं, आपको इतना सोयाबीन बांटना है, जबकि उस समय वो एनिमल हस्बेंड्री का काम देखते थे। तो उनको बड़ा दुख होता था कि ये यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है। लेकिन व्यक्ति को कहीं भी जाए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कहीं कुछ हो, अकेला भी कुछ कर सकता है। और उन्होंने इस दिशा में लिखने से लेकर बहुत हम लोगों को भी एक मान्यता दिलाने का, उस समय से लेकर अब भी जब यूनिवर्सिटी में अब रिटायर्ड भी हो गए हैं, फिर वहाँ 3 साल के लिए हैं, अभी वो प्रोफेसर हैं। तो व्यक्ति को अपने वसूल होने बहुत जरूरी है, कहीं भी रहें आप। जी धन्यवाद आदरणीय
हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय और हमारे विभिन्न राज्यों से हमारे वैज्ञानिक और किसान भाइयों ने अपने अपने सवाल किए, आपने सरलता के साथ उनका उचित उत्तर दिया, समाधान किया। और अब चूंकि समय 8:30 बज गया है, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आप सादर आमंत्रित हैं अपनी बात। हाँ, आदरणीय डॉक्टर वीर सिंह सर की अगर आवाज आ जाए तो फिर आज का समापन की तरफ हम बढ़े जी। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आप अनम्यूट हो जाएगा, म्यूट हैं आप। माइक माइक सर आप ना माइक पे माइक को कर दीजिए। जी जी जी, अब आ गई है ना? हाँ हाँ हाँ। चलो, आज मैं बहुत आनंद ले रहा था, क्योंकि इस समय जो है बड़ी व्यस्तता है, यही ऐसा समय होता है, लेकिन फिर भी मैं सारी बातें सुन रहा था, सारा काम करते हुए। और जड़धारी भाई से भी के भी वचन सुने, उनका भी उनकी जो रणनीति के बारे में भी सुना। और मैं उनको बहुत बहुत पहले से जानता हूँ, और उन्हीं से सारी प्रेरणा मिली थी। 1987 में जब एक पिछली शताब्दी का भयंकरतम सूखा था, उस समय अगर किसी ने दुनिया में साथ दिया तो वो हमारे पहाड़ी बीजों ने ही साथ दिया था। और जड़धारी जी को मैं देखता था कि वो बहुत ही अपनी बहुत गहरी धुन के साथ में, अपने धरती से जुड़े हुए फिलोसफी के साथ में जो है उन बीजों को संवारते रहते थे। और संयोग से ये बहुत बड़ी बात है कि वह उनकी जो फिलोसफी जो पूरी दुनिया में फैली, और बीज बचाओ आंदोलन जो है एक बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत बन गया। बीज बीज सिर्फ एक भौतिक जैविक चीज ही नहीं है, ये अपने आप में एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्वावलंबन का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, और हमारी उत्तरजीविता का प्रतीक है, और जिसको आज सस्टेनेबिलिटी कहते हैं उसका प्रतीक है। जड़धारी जी की मैं एक बात सुन रहा था कि एक ही बीज से जो हजारों बीज पैदा हो सकते हैं। अगर ये सृष्टि सारी समाप्त भी हो जाए, सिर्फ एक ही बीज बचा रहे, तो वही अकेला बीज जो पूरी सृष्टि का पुनर्निर्माण करने में सक्षम है। तो बीज बीज जो है अपने आप में एक हमारे हमारे हमारी जीवटता, हमारी जीवंतता, हमारी उत्तरजीविता, हमारी सस्टेनेबिलिटी का, हमारी संस्कृति का, और हमारे सारी अस्मिता का प्रतीक है अपने आप में। और बीज को नष्ट करना अपने आप में मेरे विचार से धरती पर सबसे बड़ा अपराध हो सकता है। और बीज जो है, जो नए बीज आए यहाँ पर, जो है जो नए बीज लेकर आई, और बीजों के आधार पर जो सदैव किसानों ने पाले, जो धरती ने पाले, जो जो समुदाय ने पाले, वो अब बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में चले गए हैं, उनकी मुट्ठी में चले गए, उनकी जेब में चले गए हैं। और उन बीजों का संरक्षण के बजाय जो बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, इतना बड़ा व्यापार हो रहा है कि ये किसान की जो आज दरिद्रता है, उसके पीछे सबसे बड़ा बहुत सारे कारण हैं, पर मूल कारण है कि उनका अपना बीज नष्ट हो गया। उनका अपना बीज नष्ट नहीं हुआ, कोई और छीन कर ले गया, और उनको पता भी नहीं चलने दिया, उनको लालच दिया गया, और उनको बतलाया भी नहीं गया, उनका बीज कोई दूसरा ले गया। जब एक कोई नया बीज कंपनी का आता है, तो वो अपने साथ में जो है बहुत सारी चीजें लेकर आता है। जैसे दूल्हा अकेला नहीं आता, पूरी बारात के साथ में आता है। तो उसके लिए खाद भी अलग चाहिए, पेस्टिसाइड भी अलग तरह का चाहिए, वीडिसाइड भी अलग तरह के चाहिए। और 1986 में तो एक पेप्सी को कंपनी जब यहाँ पर आई थी बीज लेकर, जो है उसने तो ये कहा था कि जब बीज फेल हो गए, उग नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ट्रैक्टर खरीदी है उसके लिए, आप गहराई में नहीं बो रहे उनको। तो उन बीजों के साथ में जो है तमाम तरह की परतंत्रता, तमाम तरह की गुलामी, और तमाम तरह की जो है परावलंबता जो है उन बीजों के साथ में आती है, अगर हमारे धरती के बीज नष्ट हो जाते हैं। और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप जो है एक बार बीज बोएंगे तो उससे बीज नहीं ले सकते, आप उसको खा तो सकते हैं, उसका आटा बनाकर खा सकते हैं, दूसरे रूप में खा सकते हैं, मगर बीज से बीज पैदा नहीं कर सकते। ये देख लो, यानी प्रकृति का नियम ही उलट दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे औजार बायोटेक्नोलॉजी के आ गए हैं कि जो सिर्फ एक वर्ग विशेष के व्यापार के लिए या उनके निहित स्वार्थों के लिए ही हैं। तो बस मैं क्योंकि आपके सामने हमारे भाई धरती से जुड़े हुए जड़धारी जी है, उनके विचार भी आए, मैं भी सुनता रहा, और मैंने भी अपने कुछ शब्द जोड़ने का प्रयास किया आपसे ही सीखकर। तो बहुत 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 धन्यवाद, और आपको मंगल कामनाएं। धन्यवाद।
जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। सबका आभार विज्ञापित कर सर आज एक के मिनट योग कार्यक्रम मैं का। लेना चाहूंगा सर सदन को। मुनीलाल सर एक मिनट। स्वागत है सर, स्वागत है। डॉक्टर चौहान सर नेटवर्क में आइए, बेरी के नीचे आइए, डॉक्टर साहब को लाइए। जी 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 ओम। जी डॉक्टर साहब स्वागत है। कल हम लोग यहाँ पे जैसा जो फार्मर्स लेबोरेटरी का जो कंसेप्ट है उसका एक छोटा सा मीटिंग था और 12 किसान भाई आए थे प्रशिक्षण में और इटारसी के पास में ही सिवनी आसपास अच्छे से प्रशिक्षण हुआ है एक दिन का। और मेरे हिसाब से और भी किसान भाई इस जो एक फार्मर्स लेबोरेटरी का कंसेप्ट लेके चल रहे उसमें जुड़ने वाले हैं। और मुझे एक्चुअली एक चीज बताने में आनंद हो रहा है कि जो कंसेप्ट हमने 4 साल पहले स्टार्ट किया, जहाँ पे हम लोगों की एक किसान भाई की प्रयोगशाला थी, तो आज पूरे महाराष्ट्र में 43 लेबोरेटरीज हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 20 प्रयोगशाला दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू एक प्रयोगशाला हुई और करीबन 8,000 से ज्यादा किसान भाई इस एक्टिविटी से जुड़ चुके हैं और खुद की खाद खुद बनाना सीख रहे हैं। बस यही मैसेज देना था। धन्यवाद। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप गुजरात से मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण देने आए आदरणीय डॉक्टर संतोष जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और विभिन्न राज्यों से, जो बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यहाँ से विभिन्न राज्यों से हमारे किसान भाई जुड़े हैं, वैज्ञानिक जुड़े गए हैं, उन सबका आभार। और आदरणीय संतोष जी ने अपना खाद स्वयं किसान बनाए और प्रयोग करे, ऐसे जो है फार्म लैब का निर्माण हो रहा है। इसका प्रशिक्षण देने आए थे आदरणीय संतोष जी। आपने अपना बात रखी। अब चूंकि 8:35 हो गए, आदरणीय दिनेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।